हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्थली। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान तथा मूल्यांकन, जिसमें हम देखेंगे पार्ट बी। तो पार्ट बी जो आपका है वो उसका सिलेबस है मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ है और उसका नेचर क्या होता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, साथ साथ मूल्यांकन के प्रकार क्या है और ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ये आपका पार्ट बी का सिलेबस है जिसे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो मूल्यांकन, मूल्यांकन को इंग्लिश में असिस्टेंट बोलते हैं, असिस्मेंट बोलते हैं, सॉरी। असिस्मेंट जो शब्द है उसके लिए बहुत सारे शब्द यूज किए जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश में इसका मीनिंग थोड़ा अलग अलग है, लेकिन चूंकि हिंदी में इसमें क्लियरली मूल्यांकन लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे मूल्यांकन को ही समझेंगे। सो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना, यानी कि जो कुछ भी हम किसी भी चीज़ को हम किस तरह से उसको अंकन करते हैं, उसको किस तरह से वैल्यू देते हैं। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की गुणवत्ता विशेषताओं का वर्णन मात्र ही किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं की वांछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है। यानी कि हम सिर्फ मापन में तो ये पता करते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, लेकिन मूल्यांकन में हम उसकी विशेषताओं का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करते हैं। किसी गुण अथवा विशेषता कितनी मात्रा व्यक्ति में उपलब्ध है, इस प्रश्न का उत्तर हमें मापन से प्राप्त होता है, जबकि उस व्यक्ति में उपस्थित गुण अथवा विशेषता कितनी संतोषप्रद है, हाउ सेटिस्फैक्ट्री, अथवा कितनी हाउ डिजायरेबल है, यानी कितनी वांछनीय है, इस प्रश्न का उत्तर हमें सिर्फ मूल्यांकन से ही मिलता है। सो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है, जबकि छात्र के प्राप्तांक के आधार पर उसकी उपलब्धि के स्तर के संबंध में संतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना मूल्यांकन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके 10 में से 5 मार्क्स आए तो मैं कह सकती हूँ कि आपका जो स्कोर है वो एवरेज है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मापन हो गया। लेकिन जब आपकी जो स्कोर है इसके आधार पे मैं आपकी उपलब्धि, आपके क्या अचीवमेंट है उसके बारे में अगर बता सकती हूँ, और आप कितना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किए, टेस्ट आपका कितना टफ था, कितना इजी था, तो उसे हम मूल्यांकन कहेंगे। यहाँ पे मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार लक्ष्य निहित रहता है। ये परिभाषा है रैमस तथा एलन गेज की, यानी कि हम ये देखते हैं कि क्या अच्छा है और क्या ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा है वो वांछनीय भी है। तो हम इन दोनों ही दृष्टियों से मूल्यांकन को देखते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा व अधिगम अनुभव की प्रभावशीलता की आकलन करती है। NCERT का ये डेफिनेशन है कि ये कैसी ऑर्गेनाइज्ड है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी तरह से कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं और उसमें अधिगम का जो हमारा अनुभव है वो कितना इफेक्टिव है, इसका हम आकलन करते हैं। मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देखते हैं गाइस कि मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है। जैसे मूल्यांकन कैसी एक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है तथा शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है, क्योंकि हमारे जो उद्देश्य हम निर्धारण करते हैं उसको हमने किस सीमा तक प्राप्त किया है उसको जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। जैसे आपकी जो क्लासेस चल रही हैं उस क्लासेस के बाद आप किस हद तक सफल होते हैं, आपका परसेंटाइल कितना आता है, तो उसके बीच का जो रिलेशन हम कैसे जानेंगे, वो जो प्रोसेस है उसको हम मूल्यांकन कहेंगे। सो मूल्यांकन छात्रों के परिणामों की गुणवत्ता, यानी कि वो परिणाम कितने अच्छे हैं, उनका मूल्य और प्रभाव। मूल्यांकन को गुणवत्ता, मूल्य, प्रभाव, एकता के आधार पर उनके भविष्य के कार्यक्रमों का भी निर्धारण करता है। मूल्यांकन एक अत्यंत ही व्यापक तक बहुआयामी प्रत्यय है। बहुआयामी का मतलब मल्टी डायमेंशनल, इसकी मतलब बहुत सारी डायमेंशन है, ये कई तरीके से है, तो बहुत ही व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, जो पाठ्य वस्तु के ज्ञान के आकलन के अतिरिक्त पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त उद्देश्यों की एक विशाल
तथा व्यापक श्रृंखला को प्रस्तुत करता है। ठीक है, सो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। सो मूल्यांकन एक ऐसा संप्रत्य है जिसके माध्यम से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अथवा शिक्षण विधि पाठ्यक्रम आदि को उपयुक्त अथवा बेहतर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। सो बेसिकली हम मूल्यांकन का जो प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको और कैसे हम अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में मूल्यांकन की। सो मूल्यांकन एक उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मान लीजिए अगर मुझे मेरे बच्चों का आकलन करना है कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, उनका प्रोग्रेस क्या है, तो उनको जानने के लिए मैं उनका मूल्यांकन करूंगी। मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक तथा छात्र तथा अध्यापक व्यापक शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा को जान सकते हैं, यानी कि जो हमने पढ़ाया बच्चे ने उस उद्देश्य को कहाँ तक प्राप्त किया है ये जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। सो मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। ठीक है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए हम मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। मूल्यांकन छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जो भी हम अध्ययन करते हैं उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना मूल्यांकन का काम है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। तो मूल्यांकन के आधार पे हम जो भी चीज़ों में चेंजेस करना चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम इसके लिए मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं मूल्यांकन के अलग अलग तरह के क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य मूल्यांकन का शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य में जैसे बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करना, पाठ्यक्रम इससे संबंधित प्रशासनिक कार्य हैं, जैसे किस तरह से हम लागू कर सकते हैं चीज़ों को, और निर्देशन के कार्य, बच्चों को कैसे गाइडेंस देना है। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है, उसके कुछ सोपान है, कुछ सोपान का मतलब होता है कुछ स्टेप। तो उद्देश्यों का नंबर 1 स्टेप क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है, विशिष्ट का किया जा सकता है, दोनों तरह के उद्देश्यों का हम निर्धारण करते हैं। दूसरा है अधिगम प्रक्रियाओं का आयोजन। जो भी हम शिक्षण बिंदुओं का चयन करते हैं उसके आधार पे हम अधिगम क्रियाओं को आयोजित करते हैं। थर्ड है हमारा मूल्यांकन। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार को, परिवर्तन को ज्ञात करते हैं, फिर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद पृष्ठपोषण के रूप में हम परिणामों को प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने उद्देश्य बनाया है कि सभी बच्चों को नेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे तैयारी कराना है। तो ये क्या हो गया, एक सामान्य उद्देश्य हो गया। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, उनके लिए मैंने अलग से पेड क्लासेस चला रखी हैं। तो ये जो पेड क्लासेस हैं ये उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए और जिनको मैं पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से 2 उद्देश्य हो गए, कुछ सामान्य कुछ विशिष्ट। अब इसके आधार पे हमने क्या किया, लर्निंग एक्टिविटीज़ की। तो हमने शिक्षण बिंदुओं का चयन किया, क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कैसे देंगे, PDF देंगे। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, आपका मूल्यांकन करूँगी। तो मूल्यांकन में मैं ये देखूँगी कि जो आपका बिहेवियर है, यानी कि जो टेस्ट में आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें कितना मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो जो भी मार्क्स आए हैं उसके आधार पर आपका एवेल्युएशन करूँगी और आपसे फीडबैक भी लेती रहूँगी। तो इस तरह से हम इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं विद एग्जाम्पल। अब इसके दृष्टिकोण को देखते हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम लर्निंग के लिए, यानी कि जब हम अधिगम कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, या फिर जो हमने अधिगम कर लिया है उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम उसको बोलेंगे अधिगम का मूल्यांकन। जैसे मान लीजिए आपने कितनी लर्निंग आपकी हुई, आपने कितनी स्टडी की है, इसका मूल्यांकन करना अधिगम का मूल्यांकन है। और अधिगम के लिए यानी कि आपको स्टडी कराने के लिए आपका टेस्ट लेना कि आपका लेवल क्या है, तो वो आपका अधिगम के लिए मूल्यांकन है। तो 2 तरह से हो सकता है। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस तरह का होगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन में शिक्षक इस प्रकार से मूल्यांकन का प्रयोग करता है कि वह जान सके कि उसके छात्र कितना जानते हैं। यानी कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मेरे स्टूडेंट कितना जानते हैं अथवा कितना क्या सीख सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन। यानी कि अगर आप मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं तो मैं आपका एंट्रेंस टेस्ट जो लूँगी वो एंट्रेंस टेस्ट क्या है, अधिगम के लिए मूल्यांकन है। सो अधिगम के लिए मूल्यांकन का अर्थ होता है अधिगम के बीच में अथवा अधिगम के दौरान किया गया मूल्यांकन एक तरीके से प्रारंभिक मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें छात्र समझ जाते हैं कि उन्हें क्या व कितना सीखना है, उनसे क्या अपेक्षित है, तथा उन्हें इस बात के लिए प्रतिपुष्टि भी प्रदान की जाती है कि उन्हें सीखने में क्या क्या सुधार अथवा किन कमियों पे काम करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपका टेस्ट लिया,
टेस्ट लेने में मुझे पता चला कि आपके जो मार्क्स हैं वो 50% आए हैं, तो 50% मार्क्स वाले का बेस क्लियर होता है, बेसिकली ये माना जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका बेस क्लियर है, तो अब आपको मुझे क्या सिखाना है वो मैं डिसाइड कर दूँ। सो गाइस, हम यहाँ पे किन किन कमियों पे या तो सुधार पे काम कर सकते हैं। अब देखते हैं अधिगम का मूल्यांकन। जैसे मान लीजिए आपने लर्निंग कर लिया है और अब आपका हमें मूल्यांकन करना है, तब कैसे मूल्यांकन करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि टास्क के अंत में करना है। जैसे आपने पढ़ लिया है, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगर आपका टेस्ट लिया जाएगा तो वो टास्क के अंतिम में अधिगम का मूल्यांकन होगा। इस प्रकार ये योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। तो योगात्मक जो मूल्यांकन होता है वो कब लिया जाता है, जैसे समेटिव बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कब होता है, एंड में किया जाता है। इस तरह का मूल्यांकन किसी यूनिट अथवा शिक्षण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है, जिससे शिक्षक को शिक्षार्थी के व्यवहार परिवर्तन की स्थिति का पता चलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने स्टडी कर लिया है, कोई भी कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद किया जाएगा, तथा शिक्षक स्वयं अपनी अधिगम प्रक्रिया तथा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार भी करता है। अगर ये लगता है कि बच्चे का जो रेट है पास होने का वो कम हो रहा है, या उनका परसेंटेज कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर भी अपनी जो प्रक्रिया है उसमें सुधार, मॉडिफिकेशन करता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन या मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के जो प्रकार हैं गाइस, वो बेसिकली जो मेन देखा जैसे वैसे तो बहुत तरह का मूल्यांकन होता है, लेकिन मुख्य जो है वो 4 टाइप हैं। पहला है प्रारंभिक अथवा संरचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा है निदानात्मक, और चौथा है हमारा यहाँ पे पद स्थापन। ठीक है, पद स्थापन को बोलते हैं प्लेसमेंट। निदानात्मक का मतलब डायग्नोस्टिक, योगात्मक का मतलब समेटिव, और संरचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव। ठीक है, तो इनको फॉर्मेटिव, समेटिव एंड आपका डायग्नोस्टिक एंड आपका प्लेसमेंट मूल्यांकन। इंग्लिश वाली पीपीटी को देख लें, वहाँ पे इंग्लिश वाला ही याद करें, हिंदी में इनके नाम बदल बदल के भी आ जाते हैं। सो प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, समेटिव एंड आपका, तो यही नाम याद करें। हिंदी वाले स्टूडेंट भी इंग्लिश में जब वर्ड्स को चेंज करके कुछ भी पूछ देते हैं, तो यहाँ पे ये 4 टाइप का बेसिकली असेसमेंट होता है। अब फॉर्मेटिव किस तरह का होता है, जिसमें हम बच्चे क्लासरूम में बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए जब उसके क्या आउटकम्स आए हैं, ठीक, स्टूडेंट के, उसके लिए जब असेसमेंट करते हैं तो उसको हम फॉर्मेटिव बोलते हैं। सो प्रारंभिक अथवा संरचनात्मक मूल्यांकन, शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा सत्र के बीच में समय समय पे छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह के मूल्यांकन को हम संरचनात्मक या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि अगर हमें बच्चों के पढ़ाने के बीच बीच में करना है, अगर बच्चों को सुधार करना, मॉडिफिकेशन करना, इम्प्रूवमेंट करना है, तब हम वहाँ पे फॉर्मेटिव करेंगे। इसी को प्रारंभिक बोलते हैं, इसी को संरचनात्मक बोलते हैं। तो इसलिए इसके लिए बेस्ट वर्ड है फॉर्मेटिव, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम बच्चे में कि जो चेंजेस करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए शिक्षण सत्र के बीच में लेते हैं। ठीक है, इसका क्यों लेते हैं, तो संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि छात्रों को तथा टीचर्स को, दोनों को ही फीडबैक प्रोवाइड करना। जैसे मान लीजिए अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपके अंदर भी कुछ कमी हो सकती है और पढ़ाने वाले के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो दोनों ही फीडबैक से ये जान सकते हैं कि उन्हें क्या चेंजेस करने हैं। दूसरा है, इसमें अध्यापक और छात्र अपने अपने शैक्षिक प्रयासों को और भी अधिक व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित होते हैं। छात्र अधिक परिश्रम से अध्ययन करने का प्रयास कर सकेंगे, जबकि अध्यापक गण अपनी शिक्षण विधियों की सुधार की संभावना को खोज सकते हैं। स्पष्ट है कि संरचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालीन निर्णय लेने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। अब देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव जो इवैल्यूएशन होता है, जब कोई अध्यापक अथवा मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति अथवा शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में शिक्षा सत्र के समापन पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। तो इस तरह के मूल्यांकन को हम योगात्मक या फिर समेटिव बोलते हैं। ठीक है, सम का मतलब होता है टोटल, यानी कि जब भी आपका हो जाएगा तो एंड में होगा। जो हम आप ईयरली एग्जाम देते हैं या फिर आप जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम देते हैं, तो हम उसको समेटिव बोलते हैं। सो गाइस, योगात्मक मूल्यांकन
में मूल्यांकन करता किसी शैक्षिक कार्यक्रम योजना सामग्री के गुण व दोषों की जानकारी इसलिए एकत्र करता है कि उस कार्यक्रम योजना सामग्री को स्वीकार करना या भविष्य में जारी रखने के संदर्भ में निर्णय लिया जा सके। जैसे मान लीजिए इस बार सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया सिर्फ बीए के क्लासेस में, और ये देखा गया कि सेमेस्टर प्रणाली को लागू करने से बच्चों के जो इम्प्रूवमेंट आता है रिजल्ट में या नहीं आता है। अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो हम उसको आगे ले जाएंगे, और नहीं आता है तो हम उसको वहीं पे एंड कर सकते हैं। इसी तरह से कोई करिकुलम लागू किया गया, जैसे बीएड को 2 साल का लागू किया गया, अब देखा जाएगा 2 साल के बाद जब एग्जाम लिया गया बच्चों का तो उनके लर्निंग में क्या चेंजेस आए, तो उसको अब हम जारी रखें या उसको एंड कर दें। तो इस तरह के निर्णय को लेने के लिए हम समेटिव इवैल्यूएशन करने के लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटर कक्षा के लिए किसी गणित की एक पाठ्य पुस्तक का चयन करने हेतु प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित तथा बाजार में उपलब्ध गणित की अनेक पुस्तकों का मूल्यांकन कराती है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए जैसे मैंने कोई बुक लिखी है और मैं कहती हूँ कि ये बुक आप अपने यहाँ लागू करिए, तो कोई एनसीईआरटी या एनसीईआरटी कह देती है कि अच्छा ठीक है इस जिले के इन स्कूल्स में ये बुक को हम लागू करेंगे। फिर एंड ऑफ द डे जब सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा कि उनके गणित का जो उपलब्धि है उसमें कितना अंतर आया है। तो इस तरह का मूल्यांकन हमारा योगात्मक मूल्यांकन होगा। इस परिस्थिति में भी उपलब्ध किसी एक या अधिक पाठ्य पुस्तकों में से किसी भी प्रकार का सुधार या संशोधन करना संभव नहीं है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई बीच में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए बुक तो छप चुकी है, अब छपी हुई बुक को बच्चों के ऊपर लागू किया है तो हम उसको अंत में ही बता सकते हैं, बीच में नहीं बता सकते। तो इसलिए यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार विगत वर्षों से चली आ रही शिक्षण विधि, प्रवेश विधि, पाठ्यक्रम आदि को आगामी वर्षों में जारी रखने या न रखने की दृष्टि से योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। सो इट इज़ वेरी गुड पीपीटी एंड बहुत अच्छा सा यहाँ पे मटेरियल है जिसमें देखिए बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि अगर हमें कोई चीज़ जारी रखनी है या नहीं रखनी है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। सो समेटिव असेसमेंट के ये कुछ पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। सो निदानात्मक मूल्यांकन इंग्लिश में इसको डायग्नोस्टिक बोलते हैं। जो आप इसको मैंने बताया था इंग्लिश वाली पीपीटी में कि डॉक्टर जब जैसे डायग्नोज करते हैं बीमारी को, उसी तरह से टीचर भी बच्चे को क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। तो उसकी समस्या को समझते हुए और उसका निदान करते हैं, इसलिए इसको निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक इसका उपयोग करके छात्रों की समस्याओं और कमियों को जानते हैं तथा आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो निदानात्मक मूल्यांकन का संबंध उपचारात्मक शिक्षण और रिमेडियल टीचिंग से भी होता है। ठीक है, सो निदात्मक मूल्यांकन विषय विशेष में छात्रों की कठिनाई, कमियां अथवा कमजोरियों को ज्ञात करता है जिससे इन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सके। तो बच्चे की कमी को जानकर उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन में। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी विशिष्ट विषय अथवा प्रकरण के ज्ञानार्जन में छात्रों की कठिनाइयों, कमियों तथा कमजोरियों का पता लगाना है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के आधारों का पता लगाना ही निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। अब देखते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। उदाहरण के लिए यदि अध्यापक देखता है कि छात्र अनुपात ज्ञात करने की विधि बार बार समझाने पे भी समस्याओं में अनुपात करने में असफल हो रहे हैं, तो उसे इस प्रकरण में निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करके छात्रों की कठिनाई को और कमियों को ज्ञात किया जा सकता है और उनको दूर किया जा सकता है। ठीक है, छात्रों द्वारा अनुपात ज्ञात न कर पाने का तात्पर्य नहीं कि अनुपात करने की विधि नहीं समझ पाए हैं। हो सकता है छात्र गुना या भार न कर पाने के कारण भी अनुपात की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं तो वो रेशियो जो होता है अनुपात या परसेंटेज के क्वेश्चंस को सपोज सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हम हो सकता है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 2:4 का मतलब क्या है, कि ये इसका क्या है, दुगना है। तो यहाँ गुणा करना ना आ रहा हो, अगर ये गुणा करना नहीं आएगा या भाग करना नहीं आएगा तो आप परसेंटेज और अनुपात को नहीं सीख सकते हैं। तो बच्चे हो सकता है उनको पता है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, लेकिन फिर भी वो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम पता करते हैं, पता करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो डायग्नोस्टिक का ये एक अच्छा सा डायग्राम है। तो इसमें देखते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट में टीचर को क्या करना होता है कि अंडरस्टैंडिंग द करंट सिचुएशन, जो भी करंट सिचुएशन है उसको समझते हैं, फिर उसमें नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, उसके बाद क्या रिसोर्सेज का यूज करना है, और इन तीनों को मिला के शिक्षक एक्शन लेते हैं, जिससे क्या होता है कि लर्निंग
और जो आपके आउटकम है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर नहीं इम्प्रूव होते हैं तो दोबारा से हम उनको डायग्नोस कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा डायग्राम है। इसके बाद है पद स्थापन मूल्यांकन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसमेंट, है ना, कि आपको आपके सही प्लेस पे पहुंचाना। सो पद स्थापन मूल्यांकन मुख्यतः इस बात का मूल्यांकन करता है कि कोई छात्र किसी कार्य विशेष अथवा कोर्स विशेष के लिए कितना उपयुक्त अथवा कितना तैयार है। मान लीजिए आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं, या बीएड करना चाहते हैं, या फिर आप एमएड करना चाहते हैं, या फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कितने तैयार हैं। सो पद स्थापन मूल्यांकन का प्रयोग करके छात्र को किसी विषय विशेष अथवा कोर्स कॉलेज में विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए किया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई छात्र किसी कोर्स विशेष में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे कुछ परीक्षाओं अथवा परीक्षण के द्वारा यह देखा जाएगा, परखा जाएगा कि वह इस कार्य के लिए कितना तैयार है। तो बेसिकली जो आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में ही आते हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम, और इसके साथ देखेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।